भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कोल्लम हादसे में वायुसेना और नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मामले की जांच करेगा क्राइम ब्रांच। केरल कैबिनेट ने 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुने गए जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। बैठक में बाहू को शरद यादव लगातार 3 कार्यकाल के लिए थे अध्यक्ष। सीएनजी स्टिकरों के वितरण की निगरानी में जुटी दिल्ली सरकार। सीएनजी स्टेशन पर लगा सीसीटीवी कैमरा। सीएम केजरीवाल पर कल फेंका गया था जूता। भारत को वापस नहीं मिल पाएगा कोहिनूर हीरा, केंद्र ने 43 साल पहले कानून का हवाला देकर जताई असमर्थता। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब। और आभूषण व्यवसायियों की हड़ताल 39वें दिन भी जारी। 1% उत्पाद शुल्क पर कारोबारी और सरकार दोनों झुकने को तैयार नहीं। लगन नजदीक होने से आम लोग परेशान। और आप देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, एनसीआर, श्रीनगर, देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कश्मीर में तो लगातार 2 मिनट तक तेज भूकंप आता रहा। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई। भूकंप के झटकों के बीच दिल्ली की मेट्रो सेवा थोड़ी देर के लिए रोक दी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था। सीएनजी स्टिकरों के 1000 रुपए में बिकने के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने लोधी रोड में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास एक सीएनजी स्टेशन पर इन स्टिकरों के वितरण की बारीकी से निगरानी शुरू कर दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सीएनजी स्टिकरों का वितरण करने वाले कर्मचारियों पर सख्त नजर रखने के लिए दिल्ली सरकार ने इस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और अगर इसमें किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी सेना के एक सदस्य वेद प्रकाश ने इस मुद्दे को लेकर शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंका था। केरल के पुतिंगल मंदिर में बीती रात भीषण आग लगने से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच वायुसेना और नौसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने 6 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान तैनात किया है। भारतीय वायुसेना ने 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जिनमें MI-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर शामिल है। भारतीय नौसेना दक्षिणी नौसैन्य कमांड से एक डोर्नियर और 2 LLH को चिकित्सकीय दलों के साथ तैनात कर रही है। नौसेना ने 3 नौसैन्य पोत IANS काबरा कालपेनी और INS सुकन्या को चिकित्सकीय सामग्री के साथ कोल्लम तट पर तैनात किया है ताकि घायलों को चिकित्सीय मदद दी जा सके। कोच्चि के नौसैन्य कमांड अस्पताल में सर्जरी करने वाले दलों को भी तैयार रखा गया है। 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी है। केंद्र ने कहा कि पुरावेश और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सिर्फ उन्हीं प्राचीन वस्तुओं की वापस प्राप्ति का मुद्दा उठाता है जिन्हें देश से बाहर अवैध रूप से निर्यात किया गया था। आरटीआई के जरिए उन वस्तुओं की जानकारी मांगी गई जो ब्रिटेन के संरक्षण में है और भारत उन्हें वापस लाने का दावा करना चाहता है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सरकार से कहा था कि वो कोहिनूर को देश में वापस लाने से जुड़ी जनहित याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करे। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। रविवार को पार्लियामेंट एनेक्सी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश को पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। नीतीश का जेडीयू प्रमुख बनना पहले ही तय हो गया था। इससे पहले शरद यादव के घर पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई जिसमें शरद यादव के अलावा केसी त्यागी, आरसीपी सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। शरद यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोलते बोलते भावुक हो गए थे और उनके आंसू छलक पड़े थे। 3 बार जेडीयू अध्यक्ष रह चुके शरद यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे चौथी बार ये जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क लगाए जाने के खिलाफ सर्राफा व्यापारी और सरकार दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है। रविवार को व्यापारियों की हड़ताल का आज 39वां दिन है। आभूषण निर्माता, सर्राफा व्यापारी और कारीगर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हैं। इस पर हड़ताल का असर अब जनता पर साफ दिखने लगा है। बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। सबसे खास बात तो ये है कि सालक का समय होने से अब लोग आभूषण खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि वही कुछ दुकानदार लोगों की मजबूरी देखकर चोरी छुपे सोने की बिक्री कर रहे हैं। संकरी गलियों में स्थित आभूषण विनिर्माण इकाइयों में कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। वे जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत का सामान भी दे रहे हैं, यानी कि बिना सीमा शुल्क के सोने की बिक्री की जा रही है। NIT श्रीनगर के छात्रों से मिलने जा रहे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को रविवार सुबह पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। पुलिस ने उन्हें NIT पर न जाने के लिए कहा है। इससे पहले अनुपम खेर ने कहा था कि NIT श्रीनगर के छात्रों को नैतिक समर्थन देना बेहद जरूरी है और वे एक भारतीय नागरिक के नाते NIT के छात्रों से मिलने के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। 31 मार्च को NIT कैंपस में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में भारत के हार के बाद कश्मीरी बच्चों के भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने को लेकर विवाद हो गया था। NIT विवाद के विरोध में श्रीनगर में झंडा फहराने की जिद पर अड़े भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और उनके समर्थकों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने वापस दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली से तिरंगा लेकर शनिवार को श्रीनगर के लिए रवाना हुए करीब 150 छात्रों को पुलिस ने जम्मू कश्मीर की सरहद में घुसने से रोक दिया था। तेजिंदर पाल और उनके साथी कार्यकर्ता को लखनपुर माधोपुर बॉर्डर पर रोका गया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये लोग रात भर लखनपुर में रहे और रविवार सुबह पुलिस ने इन्हें वापस दिल्ली भेज दिया। तेजिंदर पाल और उनके समर्थकों जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन भी किया। पुलिस का कहना था कि अगर ये लोग NIT श्रीनगर पहुंच जाएंगे तो वहां कानून व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। पाकिस्तान ने बीती रात जम्मू के पुंछ में LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए धनाधन फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। पठानकोट हमले के बाद पाक सेना ने पहली बार सीज फायर का उल्लंघन किया। लगभग 6 महीने से LOC पर शांति थी। पाकिस्तान ने इससे पहले आखिरी बार पिछले साल सितंबर में सीज फायर तोड़ा था। पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए थे और करीब 3 दर्जन घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रूस के उफा में आतंकवाद से मिलकर लड़ने पर सहमति बनाई थी। इसके एक दिन बाद 12 सितंबर को BSF के DG और चेनाब रेंजर्स के बीच बैठक में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को मनरेगा के लिए अपनी हिस्सेदारी की 12,230 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इस योजना के लिए मंत्रालय द्वारा एक बार में जारी की गई ये सबसे बड़ी रकम है। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने धनराशि जारी करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्यों की मजदूरी संबंधी दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा और ये धनराशि राज्यों को नए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान योजना के संचालन में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। सत्ता में आने पर पूर्ण शराबबंदी का विपक्ष की ओर से वादा किए जाने के बीच अन्ना द्रमुक सुप्रीमो और CM जयललिता ने तमिलनाडु में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू करने का आश्वासन दिया। प्रतिबंध का समर्थन करने के लिए चिर प्रतिद्वंदी द्रमुक प्रमुख करुणानिधि पर तीखे वार करते हुए उन्होंने कहा कि 1971 में उन्होंने ही शराबबंदी कानून में ढील दी थी और मुद्दे को अब तक राजनीतिक कारणों से उछाल रहे हैं। पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए जयललिता ने कहा, मतदाताओं सुनिए, प्रतिबंध 1937 में सलेम में शुरू हुआ और चरणबद्ध तरीके से होते हुए 30 जनवरी 1948 को तमिलनाडु में पूर्ण प्रतिबंध लागू हुआ। जयललिता ने कहा कि शराब पर प्रतिबंध में ढील अगस्त 1971 में करुणानिधि सरकार ने ही दी थी। तमिलनाडु में शराब बिक्री से 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। जयललिता ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आश्वासन देते हुए कहा, अन्ना द्रमुक जब फिर से सत्ता में आ जाएगी तो चरणबद्ध तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। प्रियदर्शनी चटर्जी ने फेमिना मिस इंडिया 2016 का खिताब जीत लिया है। शनिवार रात हुए मुकाबले में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। वहीं सुसृष्टि कृष्णा फर्स्ट रनर अप रही तो पाखुंडी गिडवानी सेकंड रनर अप रही। पहले प्रियदर्शनी ने मिस इंडिया दिल्ली का खिताब जीता था। प्रियदर्शनी फिलहाल दिल्ली में रहती है, लेकिन उनकी पढ़ाई मारिया पब्लिक स्कूल गुवाहाटी से हुई है। प्रियदर्शनी मिस वर्ल्ड 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फर्स्ट रनर अप रही सुसृष्टि कृष्णा मिस इंटरनेशनल में भाग लेंगी। वही सेकंड रनर अप रही पाखुंडी भारत की ओर से मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा होंगी। इंग्लैंड ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित फाउंडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है, जो कि वैश्विक एशियाई समुदाय के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। मदर टेरेसा के बदले उनकी भतीजी एजी बोजाई खास तौर पर इटली से लंदन आकर मदर टेरेसा के बदले सम्मान प्राप्त किया।
मदर टेरेसा को इस साल 4 सितंबर को संत की भी उपाधि दी जाएगी। मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना की थी और उन्हें अपने जीवन के 45 साल गरीब, बीमार और अनाथ लोगों के सेवा में समर्पित कर दिए थे। 1997 में 87 साल की उम्र में मदर टेरेसा की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में आचार्य, शास्त्री और मध्यमा की बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियां बांटने की आशंका जताई गई है। ये डिग्रियां संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी के नाम से जारी की गई है। शासन की ओर से गठित एसआईटी की आरंभिक जांच में 400 से भी ज्यादा डिग्रियां संदेह के घेरे में आ गई है। ये सभी वर्ष 2002 से 2010 के बीच जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्रियों का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। जो लोग कभी स्कूल या कॉलेज गए ही नहीं, उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, इन्हीं फेक डिग्रियों के सहारे बाकायदा सरकारी महकमों में भी नौकरी हासिल कर ली। मामला सामने आने के बाद शासन ने एसआईटी को इसकी जांच सौंपी थी। अभी तक जितनी भी डिग्रियां सामने आई वो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी के नाम से ही जारी की गई है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने बड़ा कूटनीतिक पत्थर क्यों न उछाला हो, लेकिन भारत पाकिस्तान के किसी भी झांसे में आने वाला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तानी समकक्ष नासिर खान जंजुआ से फोन पर हुई बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ मधुर और विश्वसनीय रिश्तों की पक्षधर है, लेकिन नई दिल्ली और इस्लामाबाद में विदेश सचिव की वार्ता के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करनी होगी। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई के अपने वादे में इस्लामाबाद प्रतिबद्धता नहीं दिखाता, तब तक विदेश सचिवों की नई दिल्ली या फिर इस्लामाबाद में समरस शांति वार्ता मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 11 महिला नक्सलियों समेत 122 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दोरनापाल थाना परिसर में नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 51 जन मिलिशिया सदस्य, 33 DAKMS सदस्य, 12 CNMS सदस्य तथा 4 आदिवासी बालक संगठन सदस्य शामिल है। समर्पित नक्सलियों में 5 के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी है तथा अन्य के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में मामला दर्ज है। मुख्य धारा में शामिल होने वाले नक्सलियों और उनके सहयोगियों को तत्काल 10-10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की राहत और पुनर्वास योजना के तहत नियमानुसार सहायता दी जाएगी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।